तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। तो हम अपनी टैलेंटेक्स PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए क्लास 7th का पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं 2024 में क्लास 7th में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या उनका लेवल था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 इज राहुल हैज़ टू मैग्नेट्स, magnet X and Y. Magnet X had poles mentioned on it, whereas magnet Y didn't. How would Rahul identify the poles of the magnet Y? ठीक है, हमें एक मैग्नेट X गिवन है, एक मैग्नेट Y गिवन है। ठीक है, मैग्नेट X जो है उसमें क्या है, साउथ पोल इस साइड है, नॉर्थ पोल इस साइड है। ठीक है, ऐसे ही हमारी मैग्नेट Y है, इसमें हमारे पोल्स मेंशन नहीं है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एक्स रिपेल्स मैग्नेट वाई देन द पोल फेसिंग मैग्नेट एक्स इज नॉर्थ। ठीक है, अगर मैग्नेट एक्स का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैग्नेट एक्स का ये नॉर्थ पोल, ठीक है, मैग्नेट वाई को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब जो फेस कर रहा है मैग्नेट एक्स को, मैग्नेट वाई का पोल वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। हमें पता है कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम मैग्नेट एक्स के नॉर्थ पोल को मैग्नेट वाई की तरफ लेकर आएंगे, मैग्नेट एक्स के नॉर्थ पोल को मैग्नेट वाई की तरफ लेकर आएंगे, तो अगर मैग्नेट वाई को वो रिपेल कर रही है, इसका मतलब जो मैग्नेट वाई का पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। हाँ, हमें पता है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, तो अगर हम नॉर्थ पोल को मैग्नेट वाई के पास लेकर आ रहे हैं और ये मैग्नेट अगर रिपेल कर रही है, तो इसका मतलब जो पोल इसको फेस कर रहा है वो नॉर्थ पोल होगा। हाँ, ये एकदम करेक्ट है। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। एक बार हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एक्स अट्रैक्ट्स मैग्नेट वाई देन द पोल फेसिंग मैग्नेट एक्स इज नॉर्थ। अगर मैग्नेट एक्स का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट वाई को, तो वो नॉर्थ होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो लाइक पोल तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन इसमें क्या गिवन है, अट्रैक्ट। तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करें। इफ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट एक्स रिपेल्स मैग्नेट वाई देन पोल फेसिंग मैग्नेट एक्स इज नॉर्थ। अगर साउथ पोल मैग्नेट एक्स का रिपेल कर रहा है मैग्नेट वाई को, तो जो फेस कर रहा है पोल वो क्या होगा, नॉर्थ होगा नहीं। अगर हमारे डिफरेंट पोल होते हैं, अगर डिफरेंट पोल होते हैं, डिफरेंट पोल तो क्या करते हैं हमारे, अनलाइक पोल्स तो क्या करते हैं हमारे, अनलाइक पोल्स हमारे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, रिपेल। ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन चेक करें। इफ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट एक्स अट्रैक्ट्स मैग्नेट वाई देन द पोल फेसिंग मैग्नेट एक्स इज साउथ। अगर मैग्नेट एक्स का साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट वाई को, तो वो साउथ पोल होगा। जो इसका ये जो मतलब फेस किए हुए पोल, वो क्या होगा, साउथ पोल नहीं, साउथ पोल होगा, क्योंकि दोनों लाइक पोल हो जाएंगे। तो लाइक पोल तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ अट्रैक्ट गिवन है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या, नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल को हम मैग्नेट एक्स के नॉर्थ पोल को मैग्नेट वाई के पास लेकर आएंगे, तो अगर मैग्नेट वाई रिपेल हो रही है, इसका मतलब जो पोल मैग्नेट वाई का फेस किए हुए मैग्नेट एक्स को, वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा यही गिवन है। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैच दी कॉलम एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। हमें चार कॉलम्स, कॉलम 1 गिवन है, कॉलम 2 गिवन है, इसमें चार ऑप्शन है A B C D। इसमें से हमें मैच करना है कि इसके लिए कौन सा कॉलम सेकंड में करेक्ट होगा। रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के हैंड्स का जो रोटेशन होता है, ठीक है, क्लॉक जो होती है उसमें जो हैंड्स होते हैं वो हमारे कौन से मोशन करते हैं, पीरियोडिक मोशन करते हैं, क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड फिक्स है, एक टाइम पीरियड बाद वो अपने मोशन को रिपीट करते हैं। रिपीटेटिव मोशन भी होता है इनका, और पीरियोडिक पीरियोडिक एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को वो रिपीट करते हैं, इसलिए रोटेशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक्स क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, क्यू। वैसे सेकंड की अगर बात करें, सेकंड क्या, मोशन ऑफ कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे कार अगर मूव कर रही है, तो वो तो उससे एकदम स्ट्रेट मोशन है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, तो बी वाले के लिए हमारा क्या आएगा, पी। ठीक है, मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। ठीक है, एक बच्चा जो झूले पर मूव कर रहा है, तो अगर झूले पे, झूला क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, पहले ऐसे फिर ऐसे, टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि वो कौन सा होगा उसका मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, सी वाले में क्या आएगा, एस। ऐसे ही लास्ट वाला कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोशन का कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमारा जो रिमेनिंग है, मोशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पर जब हम बॉल को
थ्रो करते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी मोशन में मूव कर सकती है. सो वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड. तो हमारा डी में क्या हो जाएगा, डी में हमारा हो जाएगा आर. नाउ वी कैन चेक द ऑप्शंस. ए का हमारा क्यू है, ए का क्यू है, बी का पी है, सी का एस है, डी का आर है. सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. A light sensor has a scale of 0 to 5. Materials that block light completely will show the lowest reading, while that do not block light will show the highest reading. Identify the readings when light was incident on a piece of ट्रेसिंग पेपर एंड अ पीस ऑफ सैंड पेपर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, हमें ट्रेसिंग पेपर और सैंड पेपर की रीडिंग्स दी हुई है. जो लाइट सेंसर है उसमें जो स्केल है उसमें रीडिंग्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 to 5 तक वेरी कर रही है. इसमें गिवन है कि जब जो मटेरियल लाइट को पूरा ब्लॉक कर देते हैं उनके लिए क्या आती है, लोएस्ट रीडिंग. ठीक है, जो ब्लॉक कर देते हैं पूरा लाइट को उनके लिए लोएस्ट रीडिंग आती है, और जो ब्लॉक नहीं करते हैं, डू नॉट ब्लॉक लाइट, उनके लिए क्या आती है, हाईएस्ट रीडिंग आती है. ठीक है, तो जो लाइट को ब्लॉक नहीं करते उनके लिए हाईएस्ट रीडिंग आती है, जो लाइट को ब्लॉक करते हैं उनके लिए लोएस्ट रीडिंग आती है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कौन सा करेक्ट होगा. अच्छा, ट्रेसिंग पेपर और सैंड पेपर की बात करें. सैंड पेपर तो हमारा क्या करता है, सैंड पेपर हमारा लाइट को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, और ट्रेसिंग पेपर के थ्रू क्या होती है, लाइट थोड़ी सी पास हो सकती है. ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू लाइट पास हो सकती है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो सकता है इसके थ्रू. ठीक है, ये कुछ पार्ट ऑफ लाइट को अलाउ करता है, यानी कि ये पूरा मतलब ये लाइट को ब्लॉक नहीं करता है हमारा. तो ये इस केस में क्या है, डू नॉट ब्लॉक लाइट, ये हमारा लाइट को ब्लॉक नहीं करेगा. ठीक है, डू नॉट ब्लॉक लाइट. ठीक है, और जो सैंड पेपर होगा वो हमारे लाइट को ब्लॉक करेगा. तो ब्लॉक करने पर क्या रीडिंग गिवन है हमें, ब्लॉक करने पर लोएस्ट रीडिंग. तो लोएस्ट रीडिंग क्या है इसमें, 0 to 5 में 0, तो 0 आएगा हमारा सैंड पेपर के लिए. रीडिंग क्या आएगी, 0 आएगी. ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी बात करें ट्रेसिंग पेपर की, ट्रेसिंग पेपर तो क्या कर रहा है, लाइट को ब्लॉक नहीं कर रहा है. लाइट को अगर ये ब्लॉक नहीं कर रहा है तो ब्लॉक नहीं करने पर हाईएस्ट रीडिंग आती है. हाईएस्ट रीडिंग हमारी क्या, 5. तो ट्रेसिंग पेपर के लिए हमारी रीडिंग क्या आएगी, 5. सो वी कैन से विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, 5. तो ट्रेसिंग पेपर के लिए रीडिंग आएगी, सैंड पेपर के लिए 0. सो फोर्थ ऑप्शन में 5 ट्रेसिंग पेपर के लिए, सैंड पेपर के लिए 0 है. सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 131 डिग्री फॉरेनहाइट. व्हाट इज इट्स टेम्परेचर इन केल्विन. हमें फॉरेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है केल्विन में. ठीक है, वी नो दैट, हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए. एक रिलेशन क्या होता है, फॉरेनहाइट और सेल्सियस स्केल में F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32. ठीक है, हमें रीडिंग किस में गिवन है, फॉरेनहाइट में. फॉरेनहाइट में 131 डिग्री फॉरेनहाइट रीडिंग हमें गिवन है, 9/5C प्लस 32. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 131 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C. इसको हम सॉल्व करेंगे 99 इज इक्वल टू 9/5C. ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 11. ठीक है, C/5 इज इक्वल टू 11. तो C की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 50, यानी कि C की वैल्यू हमारी कितनी, 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस हमारी वैल्यू आई. 50 डिग्री सेल्सियस हमारी वैल्यू आई है. ठीक है, अब इसको हमें हमें जो आंसर देना है वो केल्विन में देना है. वी नो दैट क्या रिलेशन होता है, K इज इक्वल टू C प्लस 273.15 डिग्री. ठीक है, 273.15. ठीक है, सेल्सियस में हमारी वैल्यू कितनी आई है, 55 प्लस 273.15. इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 328.15. ठीक है, डिग्री केल्विन. तो हमारी रीडिंग क्या आएगी, 328.15. तो वी कैन चेक द ऑप्शन. माइनस 328 नहीं, माइनस में नहीं आई हमारी, 328 218 माइनस 218. तो हमारी रीडिंग आएगी 328.15. सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर. ठीक है, तो हमारी केल्विन में वैल्यू क्या हो जाएगी टेम्परेचर की, 328 केल्विन. ठीक है, विच इज सेकंड ऑप्शन. क्लियर.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the last year annual examination, Augie was asked a question where he had to choose the statement which was incorrect. Will you also be able to answer this question? इसमें से हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, बट नॉट द पीरियोडिक मोशन. हाँ, हमें पता है कि सर्कुलर मोशन करती है अर्थ, ठीक है. रोटेशनल मोशन भी करती है, अपनी एक्सिस के अराउंड वो घूमती है, ठीक है. लेकिन वो दोनों दोनों केसेस में अपने पाथ को रिपीट भी करती है, यानी कि उसका मोशन पीरियोडिक भी है. लेकिन इसमें हमें क्या गिवन है, बट नॉट द पीरियोडिक मोशन. तो ये ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट होगा. सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, इसलिए हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करना था. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर. एक बार हम सेकंड थर्ड फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं. द टायर ऑफ अ बाइसिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. हाँ, जो बाइसिकल के जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं एज वेल एज रेक्टिलिनियर. हाँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है हमारी बाइसिकल, ठीक है. ये तो हमारा करेक्ट है, ठीक है. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. द सीविंग मशीन हैज अ व्हील विच रोटेट्स. हाँ, उसमें एक व्हील होता है जो अपने एक्सेल के अराउंड रोटेट करता है. सो द व्हील ऑफ अ सीविंग मशीन शोज रोटेशन. हाँ, वो रोटेशनल मोशन शो कर रहा है क्योंकि वो फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है. द सेविंग मशीन हैज, तो ये भी हमारा करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. सर द सेविंग मशीन हैड ऑल्सो अ नीडल विच मूव्स. हाँ, उसमें एक नीडल होती है जो ऐसे ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो वो उसका मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा. हाँ, ये भी हमारा करेक्ट है. सो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1. हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करना था. सो फर्स्ट ऑप्शन फिफ्थ का आंसर होगा, ठीक है. क्योंकि अर्थ जो हमारे अर्थ में 3 मोशन होते हैं, मतलब अर्थ 3 टाइप के मोशन कंप्लीट करती है, एक सर्कुलर, रोटेशनल, और दोनों केसेस में वो पीरियोडिक मोशन भी एक फिक्स पीरियड बाद अपने मोशन को रिपीट करती है, यानी कि पीरियोडिक मोशन भी करती है. सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन में नॉट द पीरियोडिक मोशन लिखा है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा और इनकरेक्ट ही हमें चूज करना था. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन 5. क्लियर. Now moving to the next question. Which of the following is the most appropriate temperature in a supermarket's freezer case so that ice cream remain frozen? ठीक है, हमें क्या करना है, आइसक्रीम को फ्रोजन रखना है, ठीक है. आइसक्रीम को फ्रोजन रखने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको कम टेम्परेचर पर रखना होगा ताकि उसका टेक्सचर मेंटेन रहे और वो सॉलिड बनी रहे, वो मेल्ट ना हो, ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कम बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट स्टोर करना पड़ेगा. मतलब जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर पर इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा ताकि वो सॉलिड बनी रहे, मेल्ट ना हो और उसका टेक्सचर मेंटेन रहे. सो वी कैन से ये तो हमारे ज़्यादा टेम्परेचर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है, और ये -12 डिग्री सेल्सियस क्या है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर है. सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. -12 डिग्री सेल्सियस पे उसको हमें हमें रखना पड़ेगा ताकि वो मेल्ट ना हो. क्लियर, ठीक है. Now, next question is, which of the following group has all magnetic materials? Iron, wood, cobalt, nickel, steel, rubber, glass, pure water, plastic, cobalt, iron, nickel. ठीक है, इसमें वुड हमारा मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है. इसमें अगर बात करें रबर हमारा मैग्नेटिक नहीं है. अच्छा, इसकी बात करें तो हमारा प्लास्टिक हमारा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है. सो फोर्थ ऑप्शन में कोबाल्ट, आयरन, निकल तीनों ही हमारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं. सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर, इजी वन, इजी क्वेश्चन था ये हमारा. Which of the following is incorrect? Next question is, which of the following is incorrect? Glass slab is used to image the sun. Firefly is cold source of light. A thin iron sheet is translucent object. ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, ग्लास स्लेब इज यूज टू इमेज द सन. ग्लास स्लेब क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, सन की इमेज को फॉर्म करने के लिए यूज नहीं होता है. सन की इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मिरर्स एंड लेंसेज वगैरह का यूज करते हैं. तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है. इनकरेक्ट हमें चूज करना था. फायरफ्लाई इज कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट. हाँ, जो फायरफ्लाई होती है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस के थ्रू लाइट को प्रोड्यूस करती है. अच्छा, इस केस में क्या होता है, बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत लिटिल अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं. तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है. अ थिन आयरन शीट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. थिन आयरन शीट की बात करें, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो कुछ पार्ट ऑफ लाइट को अलाउ करते हैं, अपने थ्रू पास होने देते हैं कुछ पार्ट ऑफ लाइट को. लेकिन थिन आयरन शीट क्या होगी, हमारी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट को पास नहीं होने देगी. इसमें क्या गिवन है, थिन आयरन शीट इज ट्रांसलूसेंट. नहीं, ये ट्रांसलूसेंट नहीं है, तो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है. तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करना था. तो फर्स्ट और थर्ड हमारा इनकरेक्ट होगा.
तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन में, सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर? Now next question is question 9. If two different insulating bodies are rubbed together and one of the insulator body is brought close to some different uncharged body, then they will experience repulsive force. Attractive force will act between both bodies. There is no electrostatic force between them. Either attractive or repulsive force will act depending on the charge developed on the first two bodies. ठीक है, जब हम क्या करेंगे, हमें दो डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज लेनी है. जब हम दो डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज को रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से क्या होगा, दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएगी. एक बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी. जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक बॉडी को क्लोज टू सम डिफरेंट अनचार्ज बॉडी, इनमें से इन दोनों में से एक बॉडी को हम एक अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आएंगे. तो जब हम इंसुलेटिंग बॉडी को, चार्ज इंसुलेटिंग बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, वो जो चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी का जो क्लोज वाला फेस है उसका, वहां पर वो अपोजिट चार्ज क्रिएट करेगी, और जो दूर वाला पार्ट है उस पर क्या करेगी, सेम चार्ज क्रिएट करेगी. तो जो क्लोज वाला पार्ट है वहां पे क्या हुआ, अपोजिट चार्ज क्रिएट हुआ. तो जैसे ही दोनों क्लोज आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, सॉरी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि हमारा क्या है, डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस हो गए हैं. ठीक है, क्योंकि जो इंसुलेटिंग बॉडी ने क्या किया, उसके जो फेस सामने दूसरी अनचार्ज बॉडी का, अनचार्ज बॉडी के जो सामने फेस है उसके, वहां पर उसने क्या किया, उसने अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस किया. और जो दूर वाली साइड है वहाँ पे सेम नेचर का, उस बॉडी अनचार्ज बॉडी की जो दूर वाली साइड है वहाँ पे सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस किया. तो जो पास वाली साइड है वहाँ पे उसने क्या किया, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस किया है. तो अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से दोनों का चार्ज अपोजिट हो गया. अपोजिट होने की वजह से दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो वी कैन से दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. ठीक है, सो वी कैन से अट्रैक्टिव फोर्स विल एक्ट बिटवीन बोथ बॉडीज. सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 10 इज बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर. हमें पता है बैरोमीटर यूज होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए. इजी क्वेश्चन था ये हमारा, बस हमें ध्यान होना चाहिए कि बैरोमीटर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है. क्लियर? नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन 11 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय स्टडिंग द सर्किट बिलो, कंसिडर ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल. इसमें 4 सर्किट गिवन है हमें, इनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बल्ब लिट गिवन है, अमाउंट ऑफ करंट गिवन है. तो हमें चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. अच्छा, हम फर्स्ट वाले सर्किट को ध्यान से देखें तो इसमें 2 बल्ब गिवन है, ये सीरीज में कनेक्टेड है. तो सीरीज में हम जानते हैं करंट क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, सेम इन ऑल बल्ब्स. ठीक है, दोनों में सेम करंट जाएगा तो दोनों बल्ब हमारे लिट होंगे. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. हमें क्या चूज करना है, करेक्ट ही चूज करना. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. एक बार हम सेकंड थर्ड फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं. सेकंड में हमारा क्या है, 2 बल्ब सीरीज में और एक बल्ब उनके साथ पैरेलल में. तो डिफरेंट इसमें करंट, अमाउंट ऑफ करंट क्या गिवन है, डिफरेंट इन ऑल बल्ब्स. नहीं, डिफरेंट नहीं होगा. अगर जब यहाँ से करंट निकलेगा, करंट स्टार्ट होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा. I/2 इधर होगा, I/2 इधर होगा. तो इन दोनों बल्ब में तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो तीनों में डिफरेंट नहीं कह सकते हम. सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट. ऐसे ही थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा. यहाँ पे I/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी I/2 हो जाएगा. तो ये दोनों जो बल्ब है यहाँ पे सेम करंट जाएगा, ऐसे ही इन दोनों बल्ब पे सेम करंट जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा. लेकिन यहाँ क्या गिवन है, डिफरेंट इन ऑल बल्ब्स. सो विच इज इनकरेक्ट. ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो सेम है और इन दोनों में भी सेम है. ठीक है, तो डिफरेंट इन ऑल बल्ब्स नहीं कह सकते हम. सो दिस इज इनकरेक्ट. ना फोर्थ ऑप्शन में अगर हम चेक करें, करंट अगर ऐसे पास होगा तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इन दोनों में सेम होगा, इन दोनों बल्ब में करंट का अमाउंट सेम होगा, ऐसे ही इन दोनों बल्ब में भी करंट का अमाउंट सेम होगा. ठीक है, सो वी कैन से डिफरेंट इन ऑल बल्ब्स की वन है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा. सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. जब करंट फ्लो होगा तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा. ठीक है, और दोनों ही बल्ब लीट होंगे क्योंकि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है. क्लियर? सो हमारा 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1. फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर? इसी के साथ हमारा क्लास 7th का 2024 का डिस्कशन खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.